एक दिन मैं और मेरी पत्नी खाना खा रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे समय आने पर ही इस्तेमाल करना होता है और अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए किचन के बराबर में एक छोटा सा कमरा बना सकते हो जिसमें मैं ये सारा कबाड़ रख दिया करूं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी जेब में फ़िलहाल ये क्षमता नहीं थी कि मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूं। मैंने उससे 2 महीने का समय मांगा और उन 2 महीनों में मैंने अपनी ड्यूटी डबल कर दी और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 2 महीने ख़त्म हो गए, मैंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मज़दूर बुला लिए। कुछ दिनों में ही मैंने किचन के बराबर में उसकी मर्ज़ी जैसा एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। मैं रोज़ की तरह काम पर जाता था, मगर जब से वो कमरा बनवाया था उस दिन के बाद से मुझे अपनी पत्नी का व्यवहार मेरे लिए कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया था कि उसके ऐसे व्यवहार का कारण वो छोटा सा कमरा भी हो सकता है। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी बात पर इतने साल में लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ संतान भी ना थी, तो भी ना कभी मैंने उसे ताना दिया और ना ही कभी मेरी पत्नी ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की। भगवान ने जो कुछ हमें दिया था हम उसमें ही बहुत खुश थे। मैं अपनी कम पगार में भी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे गजरे ला कर देता था तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। उन दिनों उसे ना घूमने फिरने का शौक़ था, ना ही वो मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वो मेरी बात मान गई। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरी पत्नी के इस व्यवहार का कारण उसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान हुआ था कि ऐसी क्या बात हुई है जो मेरी पत्नी को इतना परेशान किए हुए है। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि ये परेशानी संतान ना होने के कारण है। जब मैंने उसे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की इस बात से बहुत परेशान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे कारण पूछा तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चे संभालने का समय नहीं है। मैं और भी हैरान हो गया। इस छोटे से घर में उसे खाना बनाने के अलावा और छोटी मोटी साफ़ सफाई के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं अपने घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ ही मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, तो तुम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर लेना। मेरी इस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज़ हो गई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं हुई थी, इस बात पर हम खूब लड़े। ये पहली बार नहीं था कि मैंने अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया था। इससे पहले भी कई बार मैंने अपने दोस्तों को चाय पर बुलाया था और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा नाश्ता भी बनाया होता था, लेकिन आज उससे अलग बात थी। मेरी पत्नी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। न जाने उसे मेरी जल्दी आने से परेशानी थी या फिर मेरे दोस्तों के साथ घर आने पर या फिर हमारे लिए चाय बनाने पर। मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। कई दिनों तक हम में नाराज़गी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का व्यवहार क्यों बदलता जा रहा है। इसी बीच एक दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया। मुझे डेंगू हो गया था, तो मैं काम पर जाने के भी काबिल नहीं रहा। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब सेवा की, लेकिन वो मुझे कुछ परेशान परेशान सी लगती थी। अधिकतर समय किचन में गुजारा करती थी। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर भी उसकी मदद करवा सकूं। वो मेरी बहुत सेवा करती थी। एक दिन मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी पत्नी किचन के पास बैठे हुए रो रही है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत पूछने के बाद भी उसने मुझे कोई कारण नहीं बताया और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा है। मुझे लगा कि वो मेरी बीमारी के कारण परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से मेरी आँख खुल गई और मैंने किसी को धीमी आवाज़ में बोलते हुए सुना। मैं बहुत हैरान हो गया था कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा तो इस घर में कोई है ही नहीं, तो ये फुसफुस कौन कर रहा है? मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत बहुत परेशान था। मैं उठकर किचन की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला ना गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उसे बहुत बार सुबह किचन के बराबर में बनाए हुए उस कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने ये नहीं देखा था कि मैंने उसे देख लिया है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया, तो मैंने अपनी पत्नी को वहाँ नहीं पाया। मैं किचन से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि वो किचन के बराबर में बने हुए कमरे से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस समय मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि मैंने जब भी उसे किचन के बराबर में बनाए हुए कमरे से निकलते देखा था तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से वो इस कमरे में जाती है, लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया था।
मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को वही ख़त्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से थोड़ी भी बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने मेरी खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस जाने के लिए उठा, तब भी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वो किचन में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं किचन में गया तो वहाँ भी नहीं थी। मैंने बाथरूम और घर का कोना कोना चेक कर लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं नहीं थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वो आवाज़ समझ में नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया कि ये आवाज़ें उसी नए बनाए हुए कमरे से आ रही थीं। मैंने दरवाजे को खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक किया हुआ था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं अपने कमरे में आया ही था, मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। तो मैंने उससे पूछताछ की कि वो कहाँ थी। तो उसने मुझसे कहा कि वो सामान सेट करने उस कमरे में गई थी। अब की बार मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाज़ें भी सुनी हैं, क्योंकि मैं इस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर क्या है उस कमरे में जो बार बार मेरी पत्नी वहाँ चली जाती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। मैं दिन रात इस परेशानी में घुलता जा रहा था। ये परेशानी मुझे खाए जा रही थी कि ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता और मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही है। मैंने इस बात की चर्चा जब अपने दोस्त से की तो मुझे पास ही एक बाबा के पास लेकर चला गया। उसने कहा कि बाबा तुम्हें वो बताएंगे जो आम इंसानों को नहीं मालूम होता। जब मैंने बाबा को सारी कहानी बताई तो उन्होंने कुछ समय लेकर मुझे बताया कि हमारे घर में साया है, और वो आवाज़ें इंसानों की नहीं, उस साए की है। उस समय तो मैंने बाबा की बात का विश्वास कर लिया, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि ये किसी साए की आवाज़ है। अब ये अक्सर होता था कि जब भी मेरी पत्नी छुपकर उस कमरे में जाती तो मैं उसका पीछा करता था, लेकिन फुसफुस इतनी हल्की होती थी कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आती थी, और मैं छुपकर अपनी पत्नी पर नज़र रखता रहा। मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं अपनी पत्नी से इस बात के लिए पूछताछ करूं। मुझे लगता था कि अगर मेरी पत्नी ने वो आवाज़ बंद करवा दी तो मैं कभी उससे इस बात के बारे में पूछ नहीं पाऊंगा। आखिर वो क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उस दिन मैंने क्यों अपनी पत्नी की बात मानी थी कि मैं उसे एक कमरा बनवा कर दे दूं। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी ख़ास चीज़ के शिकंजे में आ गई है, कभी मुझे लगता था मेरी पत्नी इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन मैं कभी इस एक फैसले पर कायम नहीं रह पाता था। मुझे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी 24 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है। जब भी मैं उस तरफ जाता मेरी पत्नी मुझे कोई न कोई काम कहकर वहाँ से टाल देती थी या हटा देती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। अब मेरे दिल पर वो कमरा और उसके दरवाजे को खोलने का भूत सवार हो चुका था। लेकिन मैं क्या करता। मैं अपनी पत्नी को इस बात के बारे में बताना नहीं चाहता था। मैं खोज लगाना चाहता था और मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में खुद को इससे ज़्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था कि दिल चाहता था कि सब कुछ ख़त्म कर दूं, पत्नी को तलाक दे दूं और उसकी सारी काली करतूत सबके सामने ले आऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन मैंने मन बनाया कि मैं ऑफिस ना जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हर हरकत पर नज़र रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसे आराम करने की सलाह दी और ख़ुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा था कि तुम पलंग से ना उतरो, मैं खुद चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास ही एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी पत्नी को पता भी ना चला कि मैं घर में मौजूद हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि वो नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। वो दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब एक दिन मैंने उसे उस ताले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि उसने अपनी कीमती गहने भी उसी कमरे में छुपा रखे हैं, क्योंकि भगवान न करे अगर कोई चोर आ गया तो वो उस कमरे को कबाड़ का कमरा समझेगा, उस कमरे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं दो लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मेरे शंका में और भी बढ़ोतरी हो गई। मेरे घर में रहते हुए भी मेरी पत्नी ने किसी और को इस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से से खौल रहा था कि ऐसा कौन था जिसे वो दिन रात अपने साथ रखती है, मुझसे भी ज़्यादा अहम समझती है। मैं अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है जिसने मेरे होते हुए भी किसी और आदमी से रिश्ता रखा है। मैं जो इतने दिनों से ये समझता रहा था कि मेरी पत्नी या तो किसी आत्मा के साए में है या तो कोई और मामला है, अब मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहा था।
लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि इस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझसे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है और किसी ने सिर से आसमान भी छीन लिया है। मैं अपने आप को इस भरी दुनिया में बेबस और मजबूर आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था कि या तो इस दुनिया से कुछ कर जाऊं या फिर अपनी पत्नी को जान से मार दूं। मैं जानता हूं और भगवान जानता है कि मैंने उस कमरे तक का सफ़र कैसे तय किया। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ पसीने से भीगे थे। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था और मैं दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथों को जोर दे रहा था कि दोबारा से फुसफुस मेरे कानों में आई। मैं अपने काबू में न रहा। मुझे तो ये फुसफुस पहले भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने दरवाज़ा खोलकर एक ज़ोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, दिव्या। मगर ये क्या? ये दृश्य देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं जो अभी तक अपनी पत्नी को तलाक देने का सोच रहा था कि अब मुझसे ये वो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन अगले ही सेकंड मुझे अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैंने क्या देखा कि वो किसके लिए नाश्ता लेकर गई है और उसके हाथ में जिसके लिए रोटी थी और जिसने उस रोटी को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वो मेरी सौतेली माँ है। मैं दिव्या को कितने गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी मैंने उसको बदचलन समझा। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर दिव्या के हाथ से रोटी गिर गई और मेरी सौतेली माँ, जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, उसके पसीने छूटने लगे थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर ज़मीन में गाड़ दिए हैं। दिव्या इतने दिनों से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए उसकी सेवा किए जा रही थी, जो कि मेरा कर्तव्य था। लेकिन मैं अपने कर्तव्य से भागना चाहता था। मैं कभी भी अपनी सौतेली माँ को माँ मारने के लिए तैयार नहीं था। मुझे वो शुरू से ही पसंद न थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत का कारण भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थीं और मैं अपनी सौतेली माँ को स्वीकार करने को तैयार न था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे दबे शब्दों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो पालने वाली माँ हो या पैदा करने वाली। लेकिन इस बात पर मेरी थोड़ी सी नाराज़गी ने मेरी पत्नी को ये बात उजागर न करने पर मजबूर कर दिया। दिव्या ये बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में दिव्या से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसके पास रहने का कोई घर नहीं था। दिव्या दयालु औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में झगड़ा ना हो इस कारण उसने मुझसे ये बात छुपाए रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी। वो बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी। एक तरफ पति था तो एक तरफ उसके दिल की ये बात कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ ही समझती थी। दिव्या का इतना बड़प्पन देखकर मैं तो उसे जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरा था। दिव्या को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और सारी बातें सुनकर मैं इतना रोया कि दिव्या और मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था कि मैं चोर हूँ। ऐसा लगता था कि मैंने किसी के हक पर डाका डाल दिया है। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का पैसा कमाना ही कुछ नहीं होता, बल्कि अगर इंसान के दिल में दया हो तो दिव्या जैसे लोग की तरह बड़प्पन दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।